हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि ट्वेल्थ का सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। बट आई एम श्योर कि आप ये पूरा एक सीरीज़ वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी का सीरीज़ वाइज अब लेक्चर चलेगा, तो इसमें 3-4 वीडियो हो सकते हैं। तो आप पूरा सीरीज़ देखेंगे तो आपको एट द एंड रियलाइज़ होगा कि हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का क्या कंसेप्ट था। और इसमें 2-3 आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी और एट द एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपका ये इसमें कंसेप्ट डेवलप हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है, इट इज़ अ कंट्रोल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट और सेलुलर इम्प्रूवमेंट ऑफ बेनिफिशियल यूज़। मतलब हम क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ करते हैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल टेक्निक ऑन द बायोलॉजिकल एजेंट और ऑर्गेनिज्म फॉर बेनिफिट फॉर द मैनकाइंड ऑफ द मैनकाइंड। यानी जो ह्यूमन बींग है, इस बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ह्यूमन बींग को हम एक बेनिफिशियल यूज़ की तरह हम कर सकते हैं। जैसे हमें बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू EEPB, दैट इज़ यूरोपियन EFB होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द EFB, दैट इज़ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको मिला के। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आपको समझना है तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा और वीडियो को टिल द एंड आपको देखना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल ध्यान से। आपको कहीं नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर वीक में, हर दिन में इस चैनल पे आएँ, और इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड किया है, किसी एक वीडियो को आप देख ले तो वो टॉपिक रिवाइज़ हो जाएगा। मैं इस तरह से लेक्चर का अपलोड करता हूँ, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देख लेंगे तो रिवाइज़ हो जाएगा। तो इट इज़ अ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सबको मिला के ऑफ द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सारे जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ये सबको मिला के एक साइंस है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हर जगह है। मैथ्स में है, फिजिक्स में है, मेडिकल साइंस में है, इवन ECG एक्सरे करते हैं तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ध्यान से वर्ड को समझना है। ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ द मोलिकुलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब क्या कि हम सारे नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सबको एक मिला के, और हम ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन बींग को एक बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एंड फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लुइस पैस्चर। उन्होंने सबसे पहले 6000 BC में एक चीज़ बनाया था फर्मेंटेशन से, ईस्ट के फर्मेंटेशन से। उसी टाइम से बायोटेक्नोलॉजी आ गया। दैट एरा इज़ कॉल्ड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, बट नाउ अ डेज दैट इज़ अ न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड द बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट मॉडर्न साइंस ऑफ टुडे। सबसे मॉडर्न साइंस माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी को। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? बेसिकली पूरे चैप्टर में जितना भी सीरीज़ है, हम इसी 2 टॉपिक को पूरा एलोबरेट करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 2 टॉपिक क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ अ एबिलिटी टू आइसोलेटेड जीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा समझते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई E. coli बैक्टीरिया है या रैट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं इसे ऑर्गेनिज्म मान लेता हूँ, और इसमें जीन है, क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल को मैंने आइसोलेट कर लिया। इससे मैं सब बताऊंगा कि कैसे आइसोलेट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है। एंड देन फिर से हम देखते हैं, इट इज़ अ एबिलिटी टू आइसोलेटेड अ जीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द होस्ट। मतलब क्या कि इस जीन को हम इस होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। होस्ट भी मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी। तो होस्ट में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, so that changes the genetic material, that is DNA or RNA and phenotype of the host। ये होस्ट है, मान लीजिए कोई भी होस्ट है, जैसे बैक्टीरियोफाज है या कोई भी चीज़ है, E. coli है या कोई भी होस्ट है, तो इसका फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, DNA है या RNA है, जो भी है, इसका चेंज हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो हम पूरा इस चीज़ को, ये पूरा जो भी डेफिनेशन लिखा है बहुत एलोबरेट करके पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई जीन है जो इंसुलिन को कोड कर रहा है, किसी रैट से मैंने आइसोलेट किया और फिर उस जीन को मैंने किसी होस्ट में डाला, रैट जो जीन जो इंसुलिन को कोड कर रहा था, फिर हमने किसी होस्ट में डाला और वो जीन बहुत एम्पलीफाई हो गया, बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो सेकंड जो स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का, प्रिंसिपल का, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। मान लीजिए कि मैंने इंसुलिन बनाया है तो वो स्टेराइल होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, उससे किसी भी चीज़ से कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए। सो द डिज़ायर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, शुड बी कंप्लीट एसेप्टिक कंडीशंस। सो इस मेथड से हम बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, को एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, बहुत सारे ड्रग्स आजकल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। तो हम इस चैप्टर में पूरा इसे एलोबरेट करके देखने वाले हैं। चलिए कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो इन 1972 कोहेन एंड बोयर इज़ द फर्स्ट ट्रांसफर डीएनए इनटू द सेम प्लांट पार्ट, सो दे डू नॉट कंसीडर एज फादर ऑफ डीएनए टेक्निक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोहेन एंड बोयर ने क्या किया कि प्लांट था और प्लांट का ये रूट है मान लीजिए, तो रूट से क्या किया कि उन्होंने जीन निकाला और इसके शूट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्लांट तो सेम ही है, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ डीएनए टेक्निक नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम प्लांट पार्ट को, जीन को ट्रांसफ़र किया था। फिर 2 साल बाद इन 1974 में पाउस एंड बर्ग ने क्या किया, दे मेड फर्स्ट यूजफुल जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज। यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्पीसीज चेंज हो गया, तो तब इन्हें ही फादर ऑफ डीएनए टेक्निक कहा जाता है। किसी दूसरे प्लांट का स्पीसीज लिया, फिर दूसरा कोई और स्पीसीज है उसका जीन ट्रांसफ़र कर दिया, हम सब डिस्कस करेंगे अभी। तो इसलिए इन्हें पाउस एंड बर्ग को फादर ऑफ डीएनए टेक्निक, फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एंड दे वर्क ऑन द SV14 एंड ई कोलाई पे इन्होंने काम किया था। तो एक बार क्वेश्चन आता है कि कोहेन एंड बोयर को फादर ऑफ डीएनए टेक्निक कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ डीएनए टेक्निक इज़ पाउस एंड बर्ग। तो आइए प्लाज्मिड देख लेते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है कि इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ। आपको हर वर्ड को ध्यान से समझना है, तभी आप बायोटेक्नोलॉजी समझ पाएंगे। इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर पार्ट। अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मान लीजिए कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और इस ई कोलाई बैक्टीरिया में ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल के पास एक छोटा सा ग्रीन कलर का सर्कुलर मटेरियल है, सर्कुलर पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को इस ई कोलाई से बाहर निकाल लूँ और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालूँ, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट में डालूँ, तो उसके अंदर वो रेप्लिकेट होने लगेगा। रेप्लिकेट मतलब अपना नंबर बढ़ाने लगेगा। तो दे अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेटिंग when it introduced into the other organism। ये डेफिनेशन शायद आपको क्लियर होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब अपना नंबर बढ़ा सकता है, और सर्कुलर पार्ट है, गोल सा है, विच अंडरगो द सेल्फ रेप्लिकेटिंग व्हेन इट इंट्रोड्यूस अदर ऑर्गेनिज्म। जब इसे होस्ट में डालेंगे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो दे कैन बी रेप्लिकेट। एंड ये मेनली ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, जब हम लाइसोजाइम या लाइसोजोम, एक एंजाइम आता है, जैसे हम बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर एक ई कोलाई के सरफेस के ऊपर डालेंगे तो ई कोलाई से प्लाज्मिड बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हम पूरा इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता क्या है, कैसे करते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप जहाँ जहाँ पेंसिल जाएगा वहीं वहीं ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास रैट है, हमने लैब में रैट को पाला हुआ है, और इस रैट से पहले तो रैट को सेक्रीफाई करेंगे। तो सेक्रीफाई करने के बाद हम पहले, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है। तो रैट से सबसे पहले हम पेंक्रियाज ग्लैंड को ढूंढेंगे, और पेंक्रियाज ग्लैंड में आपको पता होगा कि पेंक्रियाज ग्लैंड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। तो जो इंसुलिन सिक्रीट करता है वो बीटा सेल सिक्रीट करता है। तो बीटा सेल को ढूंढेंगे सबसे पहले। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें सालों साल लग जाएगा। बीटा सेल ढूंढेंगे सबसे पहले। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो बीटा सेल का कोई न्यूक्लियस ढूंढेंगे जो कि इंसुलिन को कोड कर रहा है, और फिर जाके हम
न्यूक्लियस को से हम इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, अब पूरा का पूरा ये हमारा इंसुलिन का जीन है, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंसुलिन जीन फ्रॉम द रैट। फिर हम क्या करेंगे कि इस जीन पे, जिस रेड कलर का जो जीन है, इंसुलिन जीन है, इसके ऊपर हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम डाला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज इस इंसुलिन जीन पे डालेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज क्या करेगा, इस इंसुलिन जीन को या इंसुलिन का जो डीएनए है उसे कट कर देगा। तो देख रहे हैं आप, एक फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज इसके ऊपर डाला है। दूसरे साइड में देखेंगे तो ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को जो ये रेड कलर से बनाया जेनेटिक मटेरियल है, और उसके साथ में ही प्लाज्मिड है जो ग्रीन कलर का है। जैसे इस बैक्टीरिया पर लाइसोजाइम या लाइसोजोम डालेंगे तो इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकल जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन से प्लाज्मिड बाहर निकल गया, और इस गोल सा प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड है, अभी हमने डिस्कस किया था। और इस प्लाज्मिड के ऊपर भी हमने क्या किया, अप्लाई ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लाज्मिड भी कट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस जो फ्रैगमेंट वाला पार्ट है, जो इंसुलिन का पार्ट है, इस इंसुलिन के पार्ट को इस कट वाले पार्ट से, यहाँ पे जो कट है, यहाँ पे आके जोड़ देंगे। दैट इज़ यूजिंग द लाइगेज एंजाइम, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए लाइगेज एंजाइम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। इसे डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम भी कहा जाता है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे हम क्या करेंगे कि इस प्लाज्मिड, जो कट हुआ वाला प्लाज्मिड है, इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड विथ इंसुलिन जीन ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट, और फिर इसे हम होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस वीडियो में पूरे सीरीज़ में सीखेंगे कि होस्ट क्या है, प्लाज्मिड क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, बट जो की कंसेप्ट है ये यही है। फिर हम क्या करेंगे कि इस प्लाज्मिड को हम होस्ट में डालेंगे। तो आपको अभी ही बताया था कि जो प्लाज्मिड है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। जब इसे हम होस्ट में डालते हैं तो होस्ट में रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक प्लाज्मिड हमने डाला और बहुत सारे प्लाज्मिड बन गए, और इसके साथ साथ और रेड वाला भी बन रहा है, क्योंकि ये भी तो डीएनए का पार्ट है, डीएनए का ही तो पार्ट है। तो ये भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। हम इस वीडियो में सीखेंगे कहाँ हमें डालना है, कैसे डालना है, क्यों डालना है, कब डालना है, सब देखने वाले हैं। तो हमने इसके अंदर डाला तो बहुत सारे रेप्लिकेशन हुआ, और बहुत सारे रेड से बहुत सारा हमारा, अब इस होस्ट को भी सेक्रीफाई करेंगे और हम इंसुलिन बहुत सारा निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से फ्रेगमेंट से बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से 3 लीटर हम इंसुलिन बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड होंगे, तो हम एक साथ में बहुत, मतलब कि 100 लीटर 1000 लीटर तक इंसुलिन बना सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि इंसुलिन जो होता है डायबिटीज़ पेशेंट को हम देते हैं, एज ए इंजेक्शन हम देते हैं। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा मरने लगेंगे। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने इंसुलिन बना लिया। ऐसे बहुत सारे हम ड्रग्स बनाते हैं, जैसे रिलैक्सिन बनाते हैं, रिलैक्सिन जो चाइल्ड बर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। एराइथ्रोपोइटिन बनाते हैं, जो कि हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड को प्रमोट करता है, आरबीसी को प्रोडक्शन में प्रमोट करता है। तो ये की कंसेप्ट है इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी का। तो आइए देखते हैं कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, दैट इज़ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो पहला हमें चाहिए एंजाइम। एंजाइम में आप देख पाएंगे कि लाइसोजाइम, जो कि अभी मैंने बताया था कि अगर बैक्टीरिया से हमें प्लाज्मिड निकालना है तो लाइसोजाइम को हम यूज़ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दैट इज़ कॉल्ड क्लीविंग एंजाइम, बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं अभी। एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम, आपको पता ही होगा कि ये जोड़ने में हेल्प करेगा, जॉइनिंग एंजाइम है। एंड टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा चीज़ चाहिए हमें वेक्टर, वेक्टर में बताऊंगे कि वेक्टर क्या होता है। और तीसरा चीज़ चाहिए हमें होस्ट। वेक्टर मतलब प्लाज्मिड को ही हम वेक्टर कहेंगे, जिसके ऊपर हम कुछ चीज़ जोड़ेंगे। मान लीजिए कि हमने प्लाज्मिड निकाल लिया और इसके ऊपर हमने कोई जीन लगा दिया, अभी मैंने इंसुलिन का जीन अटैच किया था, दिस इज़ कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। और होस्ट का मतलब ये है कि इस वेक्टर को अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालूंगा, जैसे मान लीजिए किसी अदर ई कोलाई में या किसी ऑर्गेनिज्म में मैंने डाला और उसके अंदर ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करा, तो दैट इज़ कॉल्ड, दिस ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड होस्ट। इसे हम होस्ट कहेंगे। तो ये वर्ड का खेल है, यहाँ पे वर्ड के, आपको वर्ड में ध्यान देना है कि क्या क्या वर्ड है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और हम इस बायोटेक्नोलॉजी के दूसरी सीरीज़ में अब मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लाइक करें,
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके हेल्थ से लेके आपके करियर तक। तो अब मिलते हैं अगले अपने बायोटेक्नोलॉजी के अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।